नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, परीक्षाओं में कैसे कैसे आते हैं। आज आपको सारे आर्टिकल्स एक ही बोर्ड पर मिलेंगे और आपको एक ही वीडियो में पता पड़ जाएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करना चाहेंगे राष्ट्रपति की। आप सभी का साथ चाहूँगा मैं इसके अंदर। राष्ट्रपति का आर्टिकल जो है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है संविधान के भाग 18, यानी संविधान में 22 जो भाग है, 22 भाग में जो 18 नंबर का जो भाग है, भाग 18 है। 18 में भाग राष्ट्रपति का विवरण मिलता है और उस विवरण में मुख्य रूप से आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, पोस्ट, यानी संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह राष्ट्रपति वह संवैधानिक प्रमुख होगा और वह भारत का प्रथम नागरिक होगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। ये राष्ट्रपति को संविधान का प्रमुख जो बनाया है, राष्ट्रपति का जो पद जो क्रिएट किया है वो किया आर्टिकल 52 में। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति का आर्टिकल 53 जो आर्टिकल दोस्तों, वो आर्टिकल राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी आर्टिकल है। राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता, राष्ट्रपति अपने सबॉर्डिनेट्स यानी अपने अधीनस्थों की नियुक्ति करता है। मैं बता दूं आपको कि जितने भी भारत के पद हैं वो सभी राष्ट्रपति के अधीनस्थ हैं। राष्ट्रपति सबसे पहले आर्टिकल 53 के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो बहुमत दल का नेता होता है उससे प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। फिर प्रधानमंत्री की सलाह से वह मंत्रिपरिषद को नियुक्त करेगा। उसके बाद में महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं हम, कंट्रोलिंग ऑडिटिंग जनरल, है ना, और उसके अलावा जितने भी अधीनस्थ बड़े बड़े जो पद हैं, भारत के प्रमुख पद हैं, जो आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पद हैं, जो प्रमुख IAS अधिकारी पद, वो सारे नियुक्ति संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति की आर्टिकल 53 के तहत आती है। और ये नियुक्तियाँ जो होती हैं ये कार्यपालिका शक्ति के तहत नियुक्तियाँ होती है। उसके बाद में आर्टिकल 54 पद हो गया, नियुक्ति हो गई। आर्टिकल 54 की बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी जब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस चुनाव करने में कौन कौन लोग राष्ट्रपति को वोट देंगे, वो वोट देने वाले जो लोग होंगे उनका जो मंडल होगा उसको बोलेंगे निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता दूँ आपको, राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, यानी जितने भी भारत में राज्य हैं, जितनी विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन इनका एक मत मूल्य होता है, उन मत मूल्यों के आधार पर उनका निर्वाचन होता है, उनका वोट का पावर होता है और ये निर्वाचन करते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 53 में आता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, सबसे पहली बात। और राष्ट्रपति भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो गुप्त मतदान विधि से होता है और जितने भी MLA होते हैं उन सब राज्यों के MLA का अलग अलग मत मूल्य होते हैं, जबकि सांसदों का मत मूल्य सबका एक ही होता है और ये अलग अलग विधि से राष्ट्रपति को निर्वाचन। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल यानी राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए, आर्टिकल 56 में कार्यकाल का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनाया जाता है, यानी इनका कार्यकाल का टेन्योर कितना होता है। राष्ट्रपति का टेन्योर होता है 5 साल। अभी भारत में अगर कोई दुर्घटना ना हो तो राष्ट्रपति अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करता है, लेकिन भारत में आज तक 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसका कारण पद पर रहते हुए मृत्यु। पहला जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार देखते हैं। जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तो VV गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में कार्य ग्रहण किया। और उसके बाद में डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद
जब डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तो उस समय बीटी जत्ती भारत के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल ग्रहण किया। लेकिन इसके अलावा अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो इस्तीफा देकर भी वो अपना कार्यकाल छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति ही भारत के राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन जब भी वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इसमें एक शर्त है, तब जिस समय वो कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वह राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद हम देखना चाहें तो राष्ट्रपति की हम लोग देखना चाहेंगे योग्यताएं। चलिए, जब भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसकी क्या योग्यताएं होंगी। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की प्रथम योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह होती है कि उन्हें 35 वर्ष की आयु कंप्लीट, यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहें या कोई राष्ट्रपति बनना चाहे तो कितनी आयु कंप्लीट चाहिए, उसमें 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 84 यानी भारत के संविधान अनुच्छेद 84 के अंतर्गत जो संसद सदस्य बनने की योग्यताएं का जो विवरण है वो विवरण कंप्लीट होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। तो जो योग्यताएं संसद सदस्य की होनी चाहिए वही राष्ट्रपति की होनी चाहिए। कॉमन योग्यताएं हैं जो कि आर्टिकल 57 में है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि पुनः निर्वाचित, कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है क्या, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित। जी हाँ, भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वह पुनः निर्वाचित बनने के लिए भी पात्र होगा। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो 2 बार राष्ट्रपति रहे, क्योंकि आर्टिकल 58 कह रहा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। लेकिन परंपराओं के आधार पर भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ाया गया या उन्हें पुनः निर्वाचित नहीं किया गया। उसके बाद में होता है शर्तें, वेतन और भत्ते। देखिए, राष्ट्रपति पद की शर्तें यह होती है कि राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रेसिडेंट होगा, वह अपनी सभी सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा। ये प्रमुख शर्तें होती है। अगर राष्ट्रपति चाहे कि नहीं मैं राष्ट्रपति भवन में नहीं रहूँगा, मैं और कहीं रहना चाहूँगा, ऐसा संभव नहीं है। संविधान ने राष्ट्रपति को बाधित किया है कि वह अपने राष्ट्रपति भवन यानी जो भारत का सबसे बड़ा आवासीय भवन है उसी में ही वो रहेंगे, जो दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है, 1911 में निर्मित हुआ था एडवर्ड लुईस के द्वारा। और वेतन, देखिए भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन जो है वो 5 लाख प्रति माह है और 1 फरवरी 2018 से वो वेतन प्रभावी है। उसके अलावा भत्ते, राष्ट्रपति को समस्त सुविधाएं मिलती है और सभी सुविधाओं का किसी प्रकार का राष्ट्रपति का अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। सभी सुविधाएं राष्ट्रपति को मुफ्त यानी फ्री मिलती है। तो ये वेतन और भत्ते इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ सकते हैं शपथ। राष्ट्रपति जो शपथ लेगा, देखिए भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ लेता है कि वह संविधान की हमेशा रक्षा करेगा और संविधान का संरक्षण करेगा। उसके अलावा देश के लोगों की सेवा और भावना से अपने पद पर रहते हुए काम करेगा, कभी भी संविधान का अतिक्रमण व उल्लंघन नहीं करेगा। ये राष्ट्रपति का शपथ जो है उसमें अगर राष्ट्रपति अपने पद और शपथ के अनुसार काम न करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को, भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रोसेस है जिसको बोलते हैं महाभियोग, अगर राष्ट्रपति अपनी हठकर्मिता से काम करने लग जाए, संविधान के नियमों के तहत काम न करे तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रोसेस होगा वो महाभियोग के अंदर आएगा। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। आपको इसमें किसी भी टॉपिक का डिटेल देखना तो उसमें मैंने अलग से वीडियो सभी टॉपिक के बारे में बना रखे, उसमें आपको सभी टॉपिक का विवरण जो है वो आपको मिल जाएगा। और जो अंतिम है वो है पूर्व निर्वाचन। देखिए भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की तारीख वर्तमान में 19 जुलाई है, यानी जब किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो उससे पहले ही निर्वाचन का प्रोसेस शुरू कर लिया जाता है। जैसे
रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं, वो 25 जुलाई 2017 में उन्होंने शपथ ली थी। यानी 2022 में जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो उसके 2 माह पहले ही सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। यानी भारत सरकार अधिसूचना जारी करती है राष्ट्रपति के चुनाव की, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग वह चुनाव करवाता है। तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उनकी 5 वर्ष की तारीख पर पूरी होने से पहले ही भारत के जो उत्तराधिकारी राष्ट्रपति होंगे, यानी जो नए राष्ट्रपति होंगे, उनका पूर्व निर्वाचन कर लिया जाएगा। तो ये देखिए, हमने अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, यानी आपको ध्यान रखना है ये सारे अनुच्छेद कभी पूछ लें तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित अन्य अनुच्छेद में ये सब हमने पढ़ रखा है। अगर आप देखेंगे तो आपको याद आएगा आर्टिकल 79 के तहत भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। यानी भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये आर्टिकल 79 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रपति की ये विधायी शक्ति हो गई, कानूनी शक्ति हो गई कि वह खुद संसद का अभिन्न अंग है। कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 79। उसके बाद में आर्टिकल 83 का मतलब हो गया राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 80(3) के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान व सामुदायिक क्षेत्र से हो, उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। वो आर्टिकल 80(3) के तहत। फिर देखिए आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंध्र भारतीयों को नियुक्त करता है एनुअली। एंग्लो इंडियन का जो अपॉइंटमेंट है वो जो 2 को नियुक्त करता है अनुच्छेद 331 के। उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा कि हमने बताया आपको कि 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र सबसे पहले, वर्ष का पहला, उसके बाद में मानसून सत्र, उसके बाद में शीतकालीन सत्र। तो सबसे पहले जो ये सत्र होगा, जो सेशन होगा, मैंने देखो शॉर्ट में लिखा है एस कॉल, यानी सेशन कॉल, यानी ये सेशन को कॉल करेगा आर्टिकल 85 के तहत। ये कहेगा कि भाई प्रथम बजट सत्र बुलाया जाए, और बजट सत्र का जो प्रथम दिन होता है वो राष्ट्रपति का भाषण होता है। राष्ट्रपति सत्र को जो होता है वो सत्र को आहूत करता है। आहूत करने का मतलब सत्र को प्रारंभ करता है, तो वो आर्टिकल 85 के तहत होता है। उसके बाद होता है आर्टिकल 108 के तहत ये होता है जब भी भारत के संसद के दोनों सदनों में विवाद हो जाए, यानी लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट हाउस कमेटी, संयुक्त सदन की व्यवस्था होती है। आज तक 3 बार ऐसा संयुक्त सदन हुआ है, 3 बार संयुक्त सदन बुलाया गया है। तो संयुक्त सदन की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 108 के तहत है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को साथ बुलाता है और जो भी विषय होता है उसको सुलझाने का प्रयास उस समय किया जाता है। उसके बाद में होता है आर्टिकल 113 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको वीटो पावर होता है। 111 राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब होता है रोकना। अगर राष्ट्रपति किसी कानून राष्ट्रपति को लगे वो कानून सही नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास में भारत के संविधान के तहत 3 प्रकार का वीटो पावर है। वो वीटो पावर जो है वो वीटो पावर 111 के तहत है। आज तक भारत के एक राष्ट्रपति थे ज्ञानेंद्र सिंह, जो पहले से एक राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1985 के समय एक वीटो होता है जेबी वीटो, उस जेबी वीटो का प्रयोग किया। उसके अलावा आज तक किसी राष्ट्रपति ने आज तक किसी वीटो पावर का यूज नहीं किया है। देन होता है आर्टिकल 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है, हिंदी में कह सकते हैं उसका अध्यादेश। जब भी हमारे देश में संसद नहीं चल रही हो, या फिर संसद का एक सदन चल रहा हो, दूसरा सदन स्थगित हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं लोकसभा भंग हो रहा है, सिर्फ राज्यसभा स्थिति में, ऐसी स्थिति में अगर देश को कोई कानून चाहिए तो राष्ट्रपति जो भारत का प्रेसिडेंट होगा वो आर्टिकल 123 के तहत खुद एक कानून बना सकता है और उसको लागू कर सकता है स्वयं अकेला। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन वो ऐसी स्थिति में बनाएगा जब एक सदन चल रहा हो, दूसरा भंग हो, या दोनों सदन चलने की स्थिति में
ना हो। और वो जो ऑर्डिनेंस होगा वो अधिकतम 6 माह तक प्रभावी ही रहता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के सदन शुरू हो गए, अगर उस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया तब तो वो लंबे समय के लिए जाएगा, नहीं तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत देखिए, भारत के राष्ट्रपति हैं, जब भी कोई दूसरे देशों के साथ संधियां होती है, बातचीत होती है या कोई भी करार होता है, तो उसमें राष्ट्रपति को बहुत सी बार कानून की राय की आवश्यकता पड़ती है। तो आर्टिकल 143 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी राष्ट्र हित के महत्व पर वो राय ले सकता है, और अगर वो राय लगे, राष्ट्रपति को लगे कि ये राय मानने योग्य, तो राष्ट्रपति मानेगा, उस सलाह को मान सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहे, उच्चतम न्यायालय चाहे तो राय दे या ना दे, यानी दोनों ही बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से पूछता है तो सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति को एडवाइस दे, और अगर एडवाइस देता है तो राष्ट्रपति बाउंडेड नहीं है कि उस एडवाइस को माने। उसके बाद में है अपॉइंटमेंट्स, आर्टिकल 122 और 124। इसके तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपॉइंटमेंट करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। अनुच्छेद 122 के तहत करता है हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त, और 124 के तहत करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त। यानी जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। वर्तमान में हमारे देश में जो अपॉइंटमेंट्स में कॉलेजियम सिस्टम चलता है, कॉलेजियम प्रणाली के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट्स होता है। उसके बाद होता है राइट टू फ्री फ्रॉम द पनिश। आर्टिकल जो 72 है, 72 के तहत क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी भारत का ऐसा दंडित अपराधी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दंडित दे दिया और मृत्यु दंड तक दे दिया, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार की शक्तियां हैं। उस 5 प्रकार की शक्तियों के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। तक अगर जो सैन्य न्यायालय होते हैं उनके न्यायालय अलग होते हैं सैनिकों के, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति का पावर चलता है। राष्ट्रपति ऐसे मामलों को भी, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का भी अध्यक्ष होता है। इसीलिए राष्ट्रपति 72 के तहत किसी की सजा को कम कर सकता है, किसी की सजा को स्थगित कर सकता है, किसी के मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, किसी की सजा की प्रकृति को चेंज कर सकता है। ये सब राष्ट्रपति के पास में जो है पावर है वो आर्टिकल 72 के तहत है। देन है आर्टिकल 71 के तहत है कि राष्ट्रपति की इलेक्शन के अंदर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए, यदि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन है और उसके अंतर्गत कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो वो डिस्प्यूट को जो सॉल्व करने का जो काम है वो उच्चतम न्यायालय का है, और उच्चतम न्यायालय जो फैसला देगा वो अंतिम होगा। इसके संबंध में ये जितने भी आर्टिकल्स हैं आप एक बार देख लीजिएगा। मैं बोर्ड से हट भी जाता हूँ, अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझिएगा। इससे संबंधित आर्टिकल जो है ये मुख्य आर्टिकल है। इसके अलावा 3 आर्टिकल राष्ट्रपति संबंधित और हैं जिसको हम लोग इमरजेंसी पावर्स बोलते हैं। आर्टिकल 352, 352 और 356 और 360, और इनसे संबंधित कुछ और है, 353 है, 358 है, 359 है। ये कहाँ पर फंडामेंटल राइट लागू होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल और आपको बताना चाहता हूँ, 361। आर्टिकल 361 है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास में विशेषाधिकार है कि जब वह अपने पद पर है तो अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य करेगा वह उसका कर्तव्य निर्वहन माना जाएगा। जब राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके पद पर रहते हुए किए गए कार्य के लिए उसे कभी बाद में न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, ये आर्टिकल 361 में है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे जितने वीडियो भी आएँ आपके पास आएंगे तो आप मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं अच्छे से अच्छा प्रयास करूँ आगे। थैंक यू।